हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एक थोड़ा 4-5 मिनट वेट करते, बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे तब तक। इतने से अगर आप में से किसी का लास्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अच्छा यार, आज हमने जो चीज़ देखनी है वो है एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम थोड़ा देखते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में अगर अब मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट की ऐसी कोई बात है नहीं इसमें कि यार एम्प्लॉयमेंट होती क्या चीज़ है। आप मेरे जैसे हर एक बंदे ही कर रहा होता है, जॉब ही कर रहा होता है। हाँ, इसको हमने थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि भाई यूके में एम्प्लॉयमेंट इनकम, जॉब जॉब ही होती है, 9 to 5 होती है, उधर भी 9 to 5 ही चल रहा होता है। बट मेन चीज आती है कि भाई उस पे आपसे टैक्सेस जो डिडक्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अच्छा, बात अगर हम करते हैं यूके में, यूके में ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान में होता है, मंथ एंड होता है, पेरोल प्रोसेस होता है, आपको आपकी सैलरी मिलती है, और जो कंपनी ने या किसी प्राइवेट या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, तो वो आपका पेरोल जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर को सबमिट किया जाता है, यूके में एचएमआरसी को सबमिट किया जाता है। ठीक है, मंथली पेरोल। अब मंथली पेरोल में होता क्या है कि भाई आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी, उसमें से टैक्स रिडक्शन कितनी हुई है, और वो एक प्रेजेंटेशन या एक वो जो पे स्लिप्स आपकी होती है वो सबमिट की जाती है। अब होता क्या है, जैसे मैं कंपनी हूँ, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी बन रही है, जैसे 2,000 पाउंड सैलरी बन रही है, उसमें से जैसे 300 पाउंड आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, अब आपकी सैलरी से की सैलरी में जो 2,000 सैलरी है उसमें से 300 पाउंड मैं हर महीने डिडक्ट करता हूँ, रिमेनिंग 1,700 आपको पे कर देता हूँ, और 300 पाउंड जो है ना, आपका जो टैक्स बना है वो मैं आपके बेहाफ पे गवर्नमेंट को, एचएमआरसी को हर महीने पे करता रहता हूँ। तो ऐसे करते करते 12 महीने गुजर गए। अब 12 महीने गुजरे, मैं एज अ एम्प्लॉयर ये मेरे प्रैक्टिस पूरे साल जारी रखी कि भाई जैसे हमारे एम्प्लॉय हैं अब्दुल कयूम साहब, तो हर महीने अब्दुल कयूम साहब के 300-300 पाउंड हम डिडक्ट करते रहे। गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड रेडी होता गया, आपके पास भी रिकॉर्ड रेडी होता गया, हर महीने आपको पे स्लिप्स मिलती गई। ठीक है, अब साल जब पूरा हो जाता है, टैक्स ईयर एंड हो जाता है, अब हमारा जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था, हमारा टैक्स ईयर जो है, अल्लाह भला करे, वो है 6 अप्रैल 2023 टू 5 अप्रैल 2024। अब जब ये टैक्स ईयर एंड हो जाएगा, 12 महीने, तो मैं एज अ एम्प्लॉयर अपने जो मेरा स्टाफ मेंबर है अब्दुल कयूम साहब, उसको मैं एक अदद पेज दूंगा जिसको मैं बोलूंगा P60 फॉर्म। ठीक हो गया। अब P60 फॉर्म में क्या चीजें होती हैं, इसमें होती है कि एनुअल सैलरी एंड टैक्स डिडक्शन। ठीक है, अब मैं साल के आखिर में अब्दुल कयूम साहब, ये तो चलो एक एम्प्लॉय का एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबको मिलता है, मैं इनको एक फॉर्म दूंगा जिसमें समरी होगी पूरे साल की, एक फिगर होगी कि भाई अब्दुल कयूम साहब की पूरे साल में इस टैक्स ईयर में टोटल सैलरी कितनी थी और उससे हमने कितना टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज अब्दुल कयूम साहब जब अपनी टैक्स रिटर्न करेंगे वहां पे इसको जरूरत इसकी होती है, क्योंकि वो अमाउंट्स, वो ग्रॉस सैलरी की अमाउंट भी उसने अपनी टैक्स रिटर्न में शो करानी है, और जितना टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है वो भी इसने शो कराना है अपनी टैक्स रिटर्न में। तो एक अदद तो हमारे पास फॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं P60 फॉर्म, जिसमें से जिसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है कि भाई जो एम्प्लॉय है, अब जैसे हम कह रहे हैं अब्दुल करीम साहब है, उसकी पूरे साल की तनख्वाह कितनी थी और उससे कितना टैक्स अभी तक हम डिडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैं भी आप लोग को P60 फॉर्म भी दिखाता हूँ, और उसको फिर हम अपने टैक्स रिटर्न में भी लेके जाते हैं और देखते हैं भाई क्या निज़ाम चलता है। ठीक है, जी, P60 फॉर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बंदे का नाम शो हो जाता है, भाई ये क्रिस्टीन, ये नाम आ गया उसका, ये उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया। नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो नंबर होता है कि यूके में इस नंबर के बगैर आप जॉब, लीगली जॉब नहीं कर सकते। ये जो हम कहते हैं ना, यूके जो स्टूडेंट्स वगैरह गए होते हैं वो जो कहते हैं ना भाई हमें 20 आवर्स अ वीक अलाउ है, वो इनके नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है ना, उस
उसकी वजह से होता है, क्योंकि उनको जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर प्रोवाइड किया होता है उस पे आपको वर्क परमिट ही 20 आवर्स पर वीक का अलाउड होता है, जिसके परमिट जो फुल टाइम कर सकते हैं उसके लिए फुल टाइम होता है। ये नंबर आपको वंस अ लाइफ मिलता है और ये हमेशा आपका रखता है। इट्स जस्ट लाइक योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, मतलब जो हमारा SC NIC नंबर होता है, ये आपका जॉब रिलेटेड एक फिक्स नंबर होता है, जो कि आपके डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है। आपकी आप जहाँ जॉब भी करने के लिए जाओगे तो आपको ये नंबर चाहिए होता है बताने के लिए, ताकि वो आपको अपने रिकॉर्ड में एंटर कर सके और गवर्नमेंट भी आपको पहचान सके कि भाई ये नंबर वाला इंसान कौन है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें जो मेन चीज चाहिए होती है ना सर, वो होती है ये ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। अब हमें क्या लग रहा है कि भाई पूरे साल में क्रिस्टीन साहिब या साहिबा जो भी है, उसने टोटल तनख्वाह जो कमाई है वो है 24,185 पाउंड एंड 98 पेंस। ठीक है, ये पॉइंट की फिगर, पॉइंट के बाद वाली फिगर यहाँ लिखी होती है। और उसमें से टैक्स डिडक्शन कितनी हो चुकी है? 2,321 पाउंड्स और 20 पेंस, ये टैक्स डिडक्शन हो चुकी है। ठीक है। तो कृष्णी साहिबा जब भी अपनी टैक्स रिटर्न बनाएंगी इस साल की, तो वो अपनी इनकम शो कराएंगी, भाई मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी 24,185 पाउंड्स एंड टैक्स ऑलरेडी पेड इज 2,321 पाउंड्स। अच्छा, इस फॉर्म में ये क्या चीजें हैं इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम पेरोल करें। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज है नहीं। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस नजर आते हैं। इसमें ये है, लेट्स से अगर कोई वर्कर है या कोई हमारी एम्प्लॉय है, वो मेटरनिटी लीव पे अगर गई है, तो बाय लॉ UK में आपको मेटरनिटी लीव भी मिलती है और आपको मेटरनिटी पे भी मिलती है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को मेटरनिटी पे मिली है तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। अगर किसी को पैटर्निटी पे मिली है, मतलब जो फादर होता है, मतलब जैसे जो अगर एम्प्लॉय, जैसे अगर मेरा बच्चा पैदा हो रहा है और मैं उसके लिए मैंने छुट्टी ली, पैटर्निटी पे उसे बोलते हैं, तो वो मुझे अगर मिलती है तो मुझे यहाँ शो करनी होगी। शेयर्ड पेरेंटल पे आ गई है, एडॉप्शन पे आ गई है, डिफरेंट किस्म की। नॉर्मली आपको मैटरनिटी पैटर्निटी यही देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब उसमें एक और जरूरी चीज हमें जो देखने को होती है वो ये होती है स्टूडेंट लोन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन लोन। ये होता ऐसे है, लेट्स से आप UK में अगर हैं और आप पढ़ रहे होते हैं, और तो जाहिर बात है क्वालिफिकेशन एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो आप गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। ठीक है। स्टूडेंट लोन उसे बोलते हैं। एक ग्रेजुएशन लोन होता है, ये ऊपर जो आपको स्टूडेंट लोन नजर आ रहा है, ये ग्रेजुएशन के लिए लोन होता है, और नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन लोन आपको नजर आ रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के लोन लिया है, तो जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और आप जॉब करते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जब आपकी इनकम हो जाती है अर्निंग, तो गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयर से कहती है कि मंथली इसकी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट डिडक्शन किया करो और हमें पे बैक किया करो। ठीक है। मतलब लेट्स से आपने आज से कुछ 3 4 साल पहले पढ़ाई के लिए लोन लिया था, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपने जॉब स्टार्ट कर ली। अब जब आपने जॉब स्टार्ट कर ली तो गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, आपकी जो जॉब के थ्रू खुद ही वो टैक्स जो लोन है उसकी रिकवरी आपसे शुरू कर देता है। ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन लोन लिया होता है तो यहाँ आ जाता है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लोन लिया होता है तो मतलब इस साल में जितनी आपने लोन की पेमेंट की होती है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मेंशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास हमारे एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब जो क्रिस्टीन साहिबा हैं, वो किसके पास जॉब कर रही है? वो AB ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स के लिमिटेड के नेम से कंपनी का नेम है, और ये उनका एड्रेस आ गया। ठीक हो गया। ये हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। ये क्या चीज होती है? एम्प्लॉयर पे रेफरेंस ऐसा होता है, अब जो कंपनी है ना, AB ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड, ये जब गवर्नमेंट के साथ खुद को रजिस्टर कराती है कि भाई हमारी कंपनी है, हमने पेरोल जमा कराना है, हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, इनको हम सैलरीज देते हैं और हमने इनका टैक्स आपको जमा कराना है, इसको हम बोलते हैं पेरोल या पेई डिडक्शन, हम इसको पेरोल पेई रजिस्ट्रेशन हम इसको बोलते हैं। तो हर कंपनी, हर एम्प्लॉयर खुद को रजिस्टर कराता है पेई के लिए। ठीक है, पे एज यू अर्न, PAYE जो है ना, इससे बनता है पे एज यू अर्न। ठीक है। तो जब आप इसके लिए कंपनी या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अगर इसके लिए खुद को रजिस्टर कराता है, तो आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलता है आपके पेई के लिए। इसका वो रेफरेंस नंबर ये है।
475/ZB7664। ठीक है। ये हमारे पास जो एम्प्लॉय है जिसका P60 है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये उनका नाम आ गया और ये उनका एड्रेस आ गया। ठीक हो गया। इसे ये है P60। इसमें हमारे पास टोटल मेन इंफॉर्मेशन जो काम की होती है वो क्या होती है। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें नाम नाम चाहिए होता है, नाम हमें मिल जाता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर की भी जरूरत होती है, वो भी इस पे मिल जाता है। पूरे साल में इसको कितनी सैलरी मिली इस एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है। अगर आपकी साल में दो एम्प्लॉयमेंट्स होंगी, लेट्स से आप पार्ट टाइम एक जगह काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो दोनों एम्प्लॉयमेंट से इस क्रिस्टीना साहिबा को अलग अलग P60 मिलेंगे। ठीक है। P60 बिलोंग टू योर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट है, दो है या तीन है। अगर आप तीनों के साथ आप मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ, तो आपको तीन P60s भी लेके डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स की। ठीक हो गया। हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम मिल गई है और टैक्स डिडक्शन हमें मिल गई है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी पे वगैरह मिली है वो मेंशन हो जाएगी। स्टूडेंट लोन की अगर डिडक्शन हुई है वो मिल जाएगी। हमें हमारे एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसका पे रेफरेंस हमें मिल जाता है। और ये हमें जो एम्प्लॉय है जिसका P60 है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर इसको मैं ले जाता हूँ अपनी टैक्स रिटर्न में, देखते हैं वहां पे हम कैसे इस पर टैक्स डिडक्ट होता है। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यूके में एक इंसान सिर्फ जॉब कर रहा है ना, उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो नॉर्मली, बल्कि उससे टैक्स इतना ही डिडक्ट होता है कि जब साल के आखिर में वो टैक्स रिटर्न जमा कराता है तो उसका टैक्स जीरो होता है। ये मैक्सिमम 1-2 पाउंड ऊपर नीचे होता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में होते हैं ना, हमें हर मंथ सैलरी आती है और उससे जो टैक्स होता है वो डिडक्ट होकर के एफबीआर को हर महीने जमा होता है। तो साल के आखिर में हमने उतना ही टैक्स ऑलरेडी पे किया होता है जो मेरा एक्चुअल इनकम पे टैक्स रिटर्न बनना चाहिए था। यूके में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, इसको हम जरा अपनी टैक्स रिटर्न साइड पे ले जाते हैं, देखते हैं क्या शाखा आता है। और समीर भाई आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, कोशिश क्या कर रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर लिया करे। मेरा मैसेजेस की तरफ इतना ध्यान होता नहीं है। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करे, तो जब मुझे टाइम लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन ले सकते हैं तो मैं आप लोगों से पूछ लिया करूंगा। ठीक है। जी समीर भाई आप क्या कह रहे हैं, अगर एक बंदा रेजिडेंट ना हो, उसके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर ना हो, तो क्या फिर भी उसे टैक्स डिडक्शन होगी। फिर भाई बात ऐसी है ना, अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है ना, तो जी। अव्वल तो आप यूके में लीगली काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर भी रहे हो तो वो आपसे इलीगली काम करा रहा है, मतलब वो अपने अकाउंट्स में या अपने पेई में, पेरोल पे आपको मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, कि ये मेरा एम्प्लॉई है। जिस तरह मैं खुद ही 3 साल में तकरीबन जॉब कर चुका हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता था घर से। फर्म के साथ था, यूके में फर्म थी। तो 3 साल तक मैं एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ काम कर रहा था। मुझे हर महीने की फिक्स तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जो कंपनी का पेरोल सबमिट होता था फर्म का, उस पर मैं नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई कंपनी है जिनके कंसल्टेंट्स बाहर हैं और उनसे वो कोई सर्विसेज ले रहे हैं, यानी एज एन एम्प्लॉय या सब कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह भी, तो उस उसका फिर क्या हो सकता है? तो वो अपने अकाउंट्स में सिंपली उसको सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस डाल लेते हैं ना, या एज अ टेम्पररी स्टाफ या रिक्रूटमेंट, कोई भी टेम्पररी स्टाफ या वेजेस में डाल देते हैं उसको एज एक्सपेंस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंस कोई इस तरह शो कर सकते हैं उसमें? नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं करते क्योंकि वो छुपा के कर रहे थे, तो ऑब्वियस नहीं कराना चाहते वो लोग। क्योंकि अगर हर महीने उसको सैलरी के तौर पे जा रहे हो तो। इतना मसला होता है नहीं, लेकिन आप इन शॉर्ट आप उसको पेरोल पे नहीं शो करा सकते हो। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसको एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट शो करा देते हो। ठीक है। कि एक सब अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर मैं पार्ट टाइम काम करवा रहा हूँ। ठीक है।
हम्म, ठीक है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती अगर सब नहीं। कॉन्ट्रैक्टर है? अब देखो, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस है, जहाँ मर्जी से काम करो। ठीक है। कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना आप पे? आप पाकिस्तान से बैठ के, मैं कहता हूँ अलास्का से काम करो, कोई मसला नहीं है। हम्म। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आते हैं जरा। तो अगर हम जाते हैं ऐड न्यू सेक्शन करते हैं, अब चूंकि हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम एक बंदे की ऐड करनी है, तो हमने, हमारे पास है ऐड न्यू सेक्शन। यहाँ से जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो यहाँ से ऐड होंगे, ऐड न्यू सेक्शन पे जाएंगे, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे होते हैं। हमने अभी चूंकि एम्प्लॉयमेंट इनकम देखनी है, तो हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई एम्प्लॉयर नेम क्या है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयर नेम जो है ना, मेरे पास है एबी ज्वेलरी किचन्स एंड बेडरूम्स है। मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पूरा नेम नहीं आ रहा इस बॉक्स में, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, अच्छा ये जो स्टैटिक वाले होते हैं ना, ये आप लोगों को पता होगा कि मस्ट हैव होते हैं, ये लाजमी आपने फिल करने होते हैं। सेकंड हमसे पूछा कि एम्प्लॉयर का पेई टैक्स रेफरेंस क्या है। ये वही टैक्स रेफरेंस है जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया था, ये एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस, ठीक है। ये हमने लिख देना है। अब कह रहे भाई आपने जॉब कब स्टार्ट की है, कब खत्म की है। अब खत्म तो तभी होगी जब आप जॉब छोड़ देंगे, लेकिन हमने अभी जॉब छोड़ी तो नहीं, हमारा तो चल रहा है, नहीं तो चल रही है जॉब। जॉब स्टार्टेड लिखते और नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बंदा अगर इस कंपनी का डायरेक्टर है तब हमने ये बॉक्स टिक करना होगा, ठीक है। अगर डायरेक्टर नहीं है फिर हमें टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली। और अगर डायरेक्टर ने जॉब छोड़ दी है तो फिर उसकी सजेशन डेट, ये सारी चीजें। फिलहाल आपने क्या करना है, कंपनी नेम लिखना है, उसके एम्प्लॉय पे रेफरेंस नंबर लिखना है आपने, और नीचे आपके पास ये आ रहा है इनकम में, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ। ठीक है, अब हमारी इनकम कितनी थी, ये जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही थी, 24,185.98, 24,185.98, और टैक्स है 232,120, 232,120, ऐसे ही है, 232,130, ठीक है। हमने बता दी भी हमारी इतनी, हम हमारी ग्रॉस सैलरी बनी थी पूरे साल की, ये हमसे टैक्स डिडक्शन हुई है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने इसको सेव कर लिया, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड हो गई है, इसको जाके मैं टैक्स कैलकुलेशन में जाके देख लूंगा। ये सीधी सादी कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई है कि भी हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम इतनी थी, ग्रॉस इनकम। इसमें से हमें परसेंट अलाउंस मिल गया, हमारी इनकम कम होके 11,615 पे आ गई है, जो कि बेसिक रेट बैंड में ही फॉल करती है। और बेसिक रेट बैंड पे टैक्स कितना लगता है, 20%। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई, 2,323 पाउंड। लेकिन टैक्स तो आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, जो कि है ये अमाउंट, 2,321 पाउंड। देखें, माइनस हम क्या करें, टैक्स डिडक्शन हम लेस कर रहे हैं फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट यूके पेंशन एंड स्टेट पेंशन बेनिफिट्स। जितना भी हम टैक्स पे कर चुके हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनी थी, जिसमें से ये ऑलरेडी पेड टैक्स हमने लेस करा दिया, तो मेरी टोटल इनकम टैक्स ड्यू लाइबिलिटी कितनी होगी, 1.8 पाउंड। मतलब अगर मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम थी इस टैक्स ईयर में, तो मुझे कितना टैक्स देना था, 1.8 पाउंड का टैक्स पे करना था, दैट्स इट। ठीक होगी? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, प्लीज तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? अगर एम्प्लॉयमेंट में किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे जाते हैं। चल मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट में हमें मेन चीज क्या चाहिए होती है, हमें P60 फॉर्म चाहिए होता है एम्प्लॉय का। P60 फॉर्म सबसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसने जॉब किसके साथ की है, ठीक हो गया।
इसके पूरे साल में ग्रॉस इनकम कितनी थी और इसने कितना टैक्स पे किया, वो हमने जाके अपनी टैक्स रिटर्न में एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में जाकर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि भाईजान इतनी मेरी टोटल सैलरी थी, इतना मैंने टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है। सेव किया, टैक्स कैलकुलेशन में गए, ये हमारे टैक्स की कैलकुलेशन आपके सामने है। ठीक हो गया? जी फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम। जो इसमें जिसमें अंडरस्टैंड कर पाए हम, P60 फॉर्म के ऊपर लेट्स सपोज जब टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है जॉब पे का, तो मेरा ख्याल ऑलरेडी ऐसी कैलकुलेशन हो रही होती है कि जो हमारे जो पर्सनल वेव ऑफ होते हैं ना, 12,570 पाउंड पर्सनल मैं लॉस। समझा दूं कैसे होता है, मैं समझा दूं। जी जी प्लीज, तो वो मेरा ख्याल डिटेक्ट करके वो कैलकुलेशन हो रही होती है। लेट्स से मैं कहता हूँ एक बंदे की सैलरी है 3,000 पर मंथ, ठीक हो गया? 12 महीनों की कितनी बनी? 36,000 बन गई। ऐसा ही है। अब 36,000 में से मैं पी P.A से मैं मुराद है पर्सनल लॉस, ठीक हो गया? कितने? 12,570। ये मैंने लेस कर दिया, मेरी इनकम इतनी बन गई है। ये बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है फैसल भाई, ऐसा ही है। सैंतीस यस हजार सर। पाँच सौ यस। जी जी एक्स। ठीक है। अगर इस पे इसकी मैं कैलकुलेशन हो जाएगी। इस पे मैं 20% टैक्स लगा लूं तो कितना हाँ बनेगा? जी। जो टैक्स बनेगा उसको 12 मंथ्स पे डिवाइड करके वो पर मंथ डिडक्शन हो ये जाएगी। मेरे पूरे साल का टैक्स हो गया और इसको मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। 12 तो करके पूरे पर मंथ डिडक्शन ये हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, दैट्स गुड। ओके। इस बेसिस पे ही आपसे डिडक्शन हो रही होती है। जी जी। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा है 1.8 पाउंड का, वो इस वजह से आ रहा है कि मेरे पास जो P60 है ना, वो पिछले साल का है। ठीक है? हम्म। तो पिछले साल में टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट थे, अलाउंसेस वगैरह थोड़े डिफरेंट थे। जी दैट्स जी व्हाई जी। जो difference आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है। अगर ये इस साल का एक्चुअली एक्चुअली सर कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्लियर हो गया। वो डेफिनेटली हर साल जो पॉलिसी अगर चेंज होती है तो इसके मुताबिक ही एक्चुअली तो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं यहाँ पे। कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल भाई, अब आप हमारे साथ ही तो आप जरा दोबारा आए ना। जी सर। सर जॉब में आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, अक्सर होता है आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जी सर। इंश्योरेंस मिलता है, या कोई गाड़ी दी होती है, या कोई रहने को घर दिया होता है, या बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी होती है, या कोई एसेट यस होता है, वो आपको यस गिफ्ट कर यस दिया जाता है, या आपको डिस्काउंटेड रेट पे लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है? यस अक्सर लोग जॉब से लोन ले लेते हैं ना, यस यूके में भी ऑब्वियसली ये सारी चीजें चल रही होती। तो अगर यूके में ऐसी कोई चीज होती है ना, अब हमारे यहाँ वो टैक्सेबल बेनिफिट कहलाया जाता है। अब पाकिस्तान में अगर आपको ईदी बोनस भी मिलता है ना, तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होता है, उस पर टैक्स डिडक्ट होता है आपसे। ठीक है? यस अगर यस गाड़ी मिली होती है तो वो भी आपका टैक्सेबल बेनिफिट होता है, उस पर अपना टैक्स पे करना होता है। ठीक है? सेम उसी यस। तरह यूके में भी होता है। अब ओके। यहाँ पे एक और फॉर्म का जिक्र करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे बोलूंगा P11D फॉर्म। ठीक है? राइट सर। अब P11D फॉर्म क्या चीज होती है? एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट्स। ठीक है? ऊपर P60 फॉर्म में क्या थी? मेरी एनुअल मेरी सैलरी सैलरी टैक्स, एंड सैलरी टैक्स। आ गई थी टैक्स डिडक्शन। P11D में क्या होगा? मुझे मेरी जॉब की वजह से जो भी बेनिफिट दिया गया होगा, चाहे वो गाड़ी दी है, या घर रहने को दिया हुआ है, या कोई वैन सर्विस दी हुई है मुझे, या मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है मुझे, या मुझे कोई लोन प्रोवाइडेड है लोअर रेट्स पे, तो ये सारे मेरे टैक्सेबल बेनिफिट हैं। तो क्या करते हैं HMRC वाले, कि जो एसेट होता है, ठीक है हो गया, अब जाहिर बात है वो राइट मॉनेटरी सर। टर्म होता नहीं है, HMRC की अपनी कैलकुलेशन है, उसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 लाख की गाड़ी दी गई है, फॉर एग्जांपल, और आप हम कहते हैं कि यार वो आप 10 साल यूज होगी, फॉर एग्जांपल 10 साल, तो आपको लगता नहीं है कि हर साल का 2,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है? ऐसे ही है। यस तो यस यस। वो 2,000 का जो बेनिफिट होता है ना, वो कहाँ पे मेंशन होता है? वो आपके P11D फॉर्म में होता है।
ठीक हो गया। अब P11D फॉर्म कैसा होता है वो देख लेते हैं। P11D फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब हम अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखें तो हमारे एम्प्लॉयर नेम जो है वो फ्रीडम फैक्ट्री लिमिटेड है। ठीक हो गया। ये हमारे एम्प्लॉयर के वही पे ही रेफरेंस आ गया, ठीक है, जिस तरह हमने P60 पे भी देखा था। ठीक है। ये चूंकि अब दूसरी कंपनी है, दूसरा कोई बंदा है उसका है, लेकिन चीजें सेम ही होती है सबकी। अब यहाँ पे बंदा कौन है? रॉबिन क्लार्क है। ठीक हो गया। ये उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई है। जेंडर फीमेल है, सॉरी हम मर्द समझ रहे थे, फीमेल है। अब यहाँ पे आपको ये जो इस साइड पे ABC नजर आ रही है ना, ABCDEFGHIJKLMN, ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट्स। राइट ठीक हो सर। गया। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे मिले होंगे। अब ये HMRC का एक सेट परफॉर्मा है, ठीक है, कि भाई ये टैक्सेबल बेनिफिट होते हैं। अब इसमें आपको जौन सा टैक्सेबल बेनिफिट मिला होता है ना, उस सेक्शन में आपकी कैलकुलेशन भी हुई होती है, और वहां पे आपका इस साल का टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट हुआ होता है। और वो अमाउंट आपने अपनी टैक्स रिटर्न में शो करानी है, जिस पे आपने टैक्स पे करा। ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू करा दूं, तो पहला क्या है इसमें, क्या अगर एसेट ट्रांसफर, कार, प्रॉपर्टी, गुड्स और अदर एसेट, अगर आपकी कंपनी ने आपको एज अ एम्प्लॉय कोई एसेट गिफ्ट कर दिया, कोई कार, कोई प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट कर दी गई है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी, उसकी मार्केट वैल्यू, अमाउंट मेड फ्रॉम विच टैक्स डिडक्टेड। और यहाँ पे ये जो क्रेडिट, जो आपके ऊपर जरा ग्रे कलर के जो निशान नजर आ रहे हैं ना, ग्रे कलर के बॉक्सेस, यहाँ पे उस बेनिफिट की टैक्सेबल अमाउंट लिखी होती है। सही है। अब यहाँ पे हम कहते हैं अगर हमें कोई एसेट ट्रांसफर हमें हुआ या कुछ, तो ये सारा कुछ खाली है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी इस साल में नहीं हुई मेरे साथ। राइट। राइट सर। राइट। सेकंड है मेरे पास पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब मेरे बिहाफ पे अगर मेरे एम्प्लॉयर ने कोई पेमेंट कर दी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ACC हूँ, ठीक है, मेरी हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है। अगर मेरे ब्याह पे वो सब्सक्रिप्शन मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल बेनिफिट है। ठीक है। तो मेरे P11D में यहाँ पे आएगा कि भाई ACCA मेंबरशिप फी आ गई है, और हमने इतने पैसे पे किए, तो ये मेरे एम्प्लॉय का टैक्सेबल बेनिफिट है, जिसपे इसको टैक्स पे करना होगा। राइट। सेम सेम इस तरह अगर कोई वाउचर या क्रेडिट कार्ड दिया गया है, लिविंग एकोमोडेशन अगर प्रोवाइड की गई है वो आ जाएगी। माइलेज अलाउंस पेमेंट, जैसे आपने अगर बिजनेस ट्रैवल किया है, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिली, एक HMRC की तरफ से अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस है, वो टैक्सेबल नहीं है। अगर उसके ऊपर दी गई है तो वो टैक्सेबल होती है, और जो होगी फिर आपकी टैक्सेबल बेनिफिट कहलाया जाएगा, और उस पर आपने टैक्स देना है। F पे है कार्स और कार फ्यूल। अगर आपको गाड़ी दी गई है या गाड़ी के लिए पेट्रोल प्रोवाइडेड है, तो उसका क्या सिनेरियो है? अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड है। इट मीन्स कि इस बंदे को कंपनी की गाड़ी अवेलेबल है, और ये इसका टैक्सेबल बेनिफिट बनेगा। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है गाड़ी की, मेक एंड मॉडल क्या है भाई, 1790 CC है कोई गाड़ी, RAV4 PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है कोई। रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है। CO2 इमिशन आ गई है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ भाई, CO2 इमिशन की एक बड़ी गेम होती है यूके टेक्सास में। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर किलोमीटर। ठीक हो गया। CO2 इमिशन ग्राम्स पर किलोमीटर कितनी होती है, जितनी ये हाई होती है, ये डिपेंड करता है पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल। डीजल व्हीकल की CO2 इमिशन ज्यादा होती है, मतलब धुआं ज्यादा छोड़ती है। कार्बन के जो होते हैं ना, पार्टिकल्स वट जो भी कह लें, वो ज्यादा इन्वायरमेंट में ज्यादा है, तो इन्वायरमेंट आपका ज्यादा पोल्यूट होता है, और इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूट होता है तो आप पे पेनल्टी ज्यादा पड़ती है। सीधी गेम ये है। पेट्रोल व्हीकल का भी सेम होता है। तो जितनी आपकी गाड़ी का बड़ा इंजन होता है, उतनी ही आपकी CO2 इमिशन ज्यादा होती है, और उतना ही आप पे परसेंटेज ज्यादा लेती है।
और वाइस वर्सा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है तो उसमें इंजन होता नहीं है, फ्यूल कंजम्पशन होती ही नहीं, मतलब पेट्रोल या डीजल। तो उस पे उसके CO2 एमिशन जीरो होती है और उस पर टैक्स भी जीरो लगता है। ठीक। अच्छा, इंजन साइज ये आ गया। डेट कार वाज अवेलेबल, इस डेट पे इस बंदे को गाड़ी अवेलेबल हुई थी। लिस्ट प्राइस ऑफ द कार क्या है? वो 45,755 है। अच्छा, एक्सेसरीज कोई लगा के दिए हैं? नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन द एम्प्लॉय मेड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार, क्या एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कोई पैसे दिए गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं। करते कराते जो इस साल का इसका टैक्सेबल बेनिफिट बना है वो बना है £1,634, जो कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन हो गया। बाय द वे, इस कैलकुलेशन जो बेसिक्स है ना, ये मैं आपको कराऊंगा बट नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो मेजर जो जो बेनिफिट्स है जो आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे लिविंग एकोमोडेशन हो गया, फ्यूल बेनिफिट हो गया, कार बेनिफिट हो गया, ये मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करने का, सीखने का आपको एज सच फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तैयार P11D में वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को सिखा दूंगा कि भाई ये एक्चुअली ये जो फिगर है £1,634, ये बनी कैसे थी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद है कि अगर जिस तरह हमने देखे ना, था ना कार एंड कार फ्यूल, तो अगर फ्यूल प्रोवाइड तो उसका भी यहाँ पे हमें अमाउंट आती। तो अभी हमें क्या पता लग रहा है कि भाई इसको सिर्फ गाड़ी प्रोवाइडेड है, फ्यूल इसका अपना है। ठीक हो गया। और सेम इस तरह वैन दी गई है या वैन के लिए फ्यूल दिया हुआ है तो वो भी खाली है, एंड सो ऑन। इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट रेट लोन दिया होता है वो आ जाता। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस अगर इसको दी मेंशन होती। और ये मैं आपके साथ ये तीनों डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा आज, ताकि आप लोग तसल्ली से देख सके इसको। अच्छा, अब अगर मैं इस P11D को अपने इस बेनिफिट को अपनी टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाऊंगा, तो जाहिर बात है इस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? अब यहाँ पे मैं एज्यूम सिर्फ एक चीज करूँ, थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा, कि हम कहते हैं यही एम्प्लॉय था। ठीक है। अब चलो वो P11D किसी और एम्प्लॉय के, लेकिन हम कंसिडर करें कि इसी बंदे के इसी कंपनी से ही है, कि मतलब इसने ये जो सैलरी कमाई है ना वो तो है ही है, साथ इसको एक गाड़ी भी प्रोवाइडेड थी। ठीक है, तो इसको आपने टैक्स रिटर्न में किस जगह पे ऐड करना होता है? अच्छा, ये इनकम वगैरह तो हमने डाली, ठीक हो गया। इससे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना सर, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स। ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपके P11D फॉर्म में होते हैं। आपके P11D फॉर्म में जोन सा आपको बेनिफिट मिला होता है, आपने नीचे इन बॉक्सेस में वो बेनिफिट ढूंढना है और उसके सामने बॉक्स में वही अमाउंट लिख देनी है जो आपकी P11D पे है। अब फैसल भाई, अगर आप हमें बता सके हमें इस P11D में हमें कौन सा बेनिफिट मिला है? इसमें सर वो कार वाला जो बेनिफिट है वही था ना, वो 16,000 1,634। कार बेनिफिट हमें मिला है, ऐसा ही है। यस। फ्यूल बेनिफिट हमें मिला है यानी, मतलब हमें फ्यूल भी प्रोवाइडेड है या सिर्फ गाड़ी मिली है? इसमें सर फ्यूल भी प्रोवाइडेड 45,755, ये नहीं सर, ये तो कार की प्राइस है। नहीं, देखो अगर ये थोड़ा सा आप इस ये लाइन को टोटल गौर कैश करें, इक्विवेलेंट। यस यस। फॉर ऑल कार्स मेड अवेलेबल, ठीक है, और ये नीचे वाली यस, लाइन क्या है? टोटल टोटल कैश कैश इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर ऑन फ्यूल फॉर ऑल फ्यूल कार्स। फॉर ऑल। यस यस, इसमें नहीं है सर, ठीक है। अगर फ्यूल जीरो। होता तो लिए यहाँ पे अलग से इसमें लिखा होता। आई डोंट ठीक है। अंडरस्टैंड सर। राइट राइट राइट। अच्छा, अब बेनिफिट्स में हम आगे, हमारे पास मल्टीपल बेनिफिट्स के बॉक्सेस बने हुए हैं। कंपनी कार आ गया, फ्यूल फॉर कंपनी कार, कंपनी वैन, व्यूल फॉर कंपनी वैन, ट्रेवल सब्सिस्टेंस, एंटरटेनमेंट, प्राइवेट मेडिकल डेंटल इंश्योरेंस, टेलीफोन, प्रोफेशनल फी, वाउचर, क्रेडिट कार्ड, excess mileage allowance, goods and other asset provided by employer, accommodation provided, other benefit, expense payment received, डिफरेंट तरह के हैं। अब हमें जो बेनिफिट प्रोवाइडेड है वो किधर आएगा जो, वो कौन सा बेनिफिट है फैसल साहब?
सर कंपनी कार का ही है बस, इसमें एक तो नजर आ रहा अच्छा, इधर हमने सिंपल वो P11D की वो अमाउंट लिख देनी है, जो कि है 1634। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना सा काम है अपने का। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लूंगा। ठीक हो गया। हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम भी डाल दी और बेनिफिट भी इसमें इंक्लूड कर दी। अब अगर मैं टैक्स कैलकुलेशन पे आता हूँ, फिर क्या होगा? पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, ये मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई है, प्लस बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव्ड, जब मैंने टैक्सेबल बेनिफिट डाला वो आया। मेरी टोटल ऑल एम्प्लॉयमेंट्स कितनी हो गई हैं? बढ़ गई हैं, 25,819 हो गई हैं। तो मेरी टोटल इनकम ही ये 25,819 पाउंड हो गई है। अगेन वही स्टोरी, पर्सनल अलाउंस उससे लेस हुआ, मेरी टैक्सेबल इनकम 13,000 हो गई है। 13,000 स्टिल बेसिक रेट बैंड में आ रही, 37,700 से कम है। तो इस पे हम 20% हमारा टैक्स लगा। हमारी टैक्स की अमाउंट 2649 पाउंड बनी, जिसमें से ऑलरेडी टैक्स जो मैं पे कर चुका हूँ वो मैंने लेस करा दिया। और अब मेरे जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी है, वो बनी है 328 पाउंड। पहले 1.8 थी, अभी 328 हो गई है। बड़ी किस वजह से है? क्योंकि जो मुझे वो कार बेनिफिट मिल रहा है, उस पर मैंने चूंकि पहले से कोई टैक्स नहीं पे किया, उस पर मैं ईयर एंड में आके टैक्स पे करूंगा। इतनी है। सी अच्छा बात। सर इसमें, हाँ बिल्कुल ठीक होगा सर, क्लियर। इसमें ये सिर्फ एक चीज़ फॉर क्लैरिटी, कि कंपनी जब वो बेनिफिट दे रही होती है वो अपने एक्सपेंस में शो कर रही होती है ना अपनी स्टेटमेंट में, तो बिल्कुल, कंपनी के लिए वो वो ये एक्सपेंस बिल्कुल, होता है। ये इस कंपनी के लिए एक्सपेंस भी होते हैं। ये आगे हम जब इंशाल्लाह नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे ना, या जब हम पेरोल करेंगे, तब आपको इन चीजों का ज्यादा आइडिया हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ये सर मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज कंपनी इज मेकिंग एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉयज, इस वजह से यस। वो टैक्स उसका एक्सपेंस पे डिडक्ट नहीं कर रही, तो दैट्स वाई एम्प्लॉय को फिर जो बेनिफिट मिल रहा है उसका टैक्स यहाँ पे जो है ना वो करना पड़ा, अदरवाइज तो वो फिर अगर टैक्स वहां पे डिडक्ट हो जाता तो यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ना था। अगर सैलरी की तरह भी, अब मैं आपको बता देता हूँ हमें यहाँ पे टैक्स क्यों पड़ रहा है इसमें। ठीक है, हमने पहले से सर क्यों नहीं। ये क्लैरिटी है, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, जस्ट मैं वो एक मैं कंसेप्ट आप देखना चाह रहा था कि उस पर डिडक्शन नहीं हुई, इस वजह से हमें यहाँ पे करना पड़ी है ना। रीजन मैं बता दें कि क्यों नहीं हुई थी। यस यस सर। सैलरी पे डिडक्शन होती है मंथली। सैलरी मंथली मिलती है, डिडक्शन मंथली होती है, और मंथली HMRC को पे होती है। जो टैक्सेबल बेनिफिट होता है ना सर, ये पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, और ये वन ऑफ पेमेंट करनी होती है। ठीक है। ओके इस ओके। इवन इवन ये जो आपको बेनिफिट मिला है ना, आप एज अ एम्प्लॉय आप तो टैक्स पे कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर भी इस पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स पे करता है। ठीक है, और वो साल में यस एक सर। दफा पे करता है। ठीक है। ओके। इस वजह से आपको भी आपकी सैलरी से भी ये बेनिफिट डिडक्ट नहीं होता, टैक्स नहीं डिडक्ट होता। इसलिए आपको साल के आखिर में टैक्स रिटर्न बनाते हुए ये टैक्स पे करना होता है। ठीक है जी। क्लियर सर क्लियर। एनीवन, किसी को P60, P11D, इनमें अगर अभी तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन? हमायून रशीद साहब, प्लीज जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। सर समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर बिल्कुल क्लियर है, समझ है। क्योंकि जितना आप बता रहे हैं उसको मैं मतलब कि मैं अपने आप पे नोट्स के साथ अपडेट कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा आप जो इसमें इजाफा करते जा रहे हैं, वो फिर मजीद इसकी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। पिछली दफा तो हमने सिंपल एक कंपटीशन सीधी सी सीखी थी, थोड़ा सा एक बेनिफिट साथ सीख बेनिफिट का जो थी डिडक्शन वो भी सीखी है इसके साथ। अब एक और तीसरी चीज भी है, अब हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी दो फॉर्म देख लिए। ठीक है, एक को हम कहते हैं P60 फॉर्म, एक को हम कहते हैं P11D, जो कि हमारे टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास P45 फॉर्म। अब P45 फॉर्म क्या चीज होती है सर? इसको आप सादा जुबान में लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते। सर्टिफिकेट, स्पेलिंग गलत होगी, जो भी है ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? अब देखो, कॉमन सेंस की बात है। अब जरूरी तो नहीं, अगर आप जॉब छोड़ोगे कोई,
अभी आप ये तो वेट नहीं करोगे भाई, जब मेरा टैक्स ईयर एंड होगा तब मैं जॉब छोड़ूंगा। ऐसे भी हो सकता है कि अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारा टैक्स ईयर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, ये हमारा टैक्स ईयर था, और हम जैसे बात करते हैं, वकास साहब जॉब कर रहे थे एबीसी लिमिटेड के साथ, ठीक हो गया। अब वकास साहब ने जॉब छोड़ी, ठीक हो गया। कब? लेट्स हम कहते हैं 31 अगस्त 2023 को वकास साहब ने जॉब छोड़ दी। मतलब यहाँ पे मैंने जो जॉब की है वो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मैंने यहाँ पे जॉब की है, ठीक हो गया। और फिर वकास साहब ने न्यू कंपनी ज्वाइन की, न्यू जॉब हमने की, हम लेट से हम कहते हुए एक्स वाई जी लिमिटेड के साथ हमने जॉब स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। और फिर साल के आखिर तक मेरी जॉब चलती रही यहाँ पे। अ, हमने जैसे हम कहते हैं स्टार्टेड एट, हम कहते हैं 1 सितंबर 2023 पे हमने जॉब स्टार्ट की, और एट ईयर एंड टैक्स ईयर एंड तक हम यहीं पे काम कर रहे थे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। जिस कंपनी के साथ मैं साल के आखिर तक अवेलेबल हूंगा ना, जो मेरे टैक्स ईयर एंड है 5 अप्रैल तक, अब ये जॉब मैंने दोबारा नहीं छोड़ी, अभी भी मैं इसी जॉब में हूँ। टैक्स ईयर एंड होने तक मैं इसी एक्सवाईजी लिमिटेड के साथ ही था। तो जब मैं इस कंपनी के साथ था तो साल के आखिर पे मुझे एक्सवाईजी कंपनी से मुझे मिलेगा P60 फॉर्म, ठीक हो गया, क्योंकि साल के आखिर तक मैं इसके साथ। और जो जॉब मैंने छोड़ के आया हूँ वहां से मुझे मिलेगा P45 फॉर्म। अब P45 फॉर्म में मेरे पास क्या चीज होगी सर? P45 फॉर्म में होगी 6 अप्रैल 2023 से लेकर, जॉब मैंने छोड़ी कब है? 31 अगस्त। थर्टी 31 फर्स्ट अगस्त अगस्त यहाँ पे मैंने जॉब छोड़ी है। तो P45 फॉर्म एग्जैक्टली वही P60 फॉर्म की तरह ही होता है, वही इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन फर्क P60 और P45 में ये होता है कि P45 फॉर्म में फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ लिविंग आपने एबीसी लिमिटेड से जितनी इनकम कमाई होगी और जितना आपने टैक्स पे किया होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक हो गया। और बकाया की इनकम टैक्स में जो आपने नेक्स्ट डे से अपने दूसरी जॉब शुरू कर दी है, वो आपको जो एक्सवाईजी लिमिटेड से जो आपको P60 फॉर्म मिला है उसमें बाकी साल की इनकम और टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगी। मेक सेंस? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब्दुल कयूम साहब, कोई कंफ्यूजन? ओके ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा देख लेते हैं P45 फॉर्म। सर ये P45 फॉर्म डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लीविंग वर्क, ठीक हो गया। जी उसामा साहब पूछ लें आप पहले क्वेश्चन। मोहम्मद उसामा, अपना माइक अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ लें। सर वो चैट में भाई हैं, सर सरहान साहब, उनको वो बार बार कर रहे थे। सॉरी। वो चैट में बार बार सरहान सरहान शायद नेम है भाई का, वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, उनकी सुन ली। अच्छा, P45 फॉर्म में क्या होता है? अब सर ये किसका है? ये सैंड्रा मिशम, ये उनका नाम आ गया, मिसेस सैंड्रा मिशम, ये मोहतरमा है, ठीक हो गया। इनका P45 फॉर्म है, मतलब इन्होंने जॉब जब छोड़ी है तो इनको P45 फॉर्म मिला है। अब सर मैं इन्होंने सरहान। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सारांश साहब।
सॉरी, मैं काफ़ी देर से मैसेज कर रहा था, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे नोट करना है। तो मेरा सिर्फ छोटा सा काफ़ी देर से सवाल यही है कि आप ये जो कंफर्मेशन है, लाइक जैसे हम्म, पाकिस्तान में टैक्सेशन की सारी कंफर्मेशन ऑलरेडी एफबीआई जो है ना रिपोर्ट कर रहा होता है कि अगर आप टैक्सेस क्लेम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आपका डिपॉजिट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो हम्म, सेम एज इट इज़ ऐसी कंफर्मेशन जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं HMRC में? मतलब ये मुझे आप। एक, हम्म, जैसे मुझे मतलब जैसे क्लेम किया जा रहा है, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, या क्या हम्म, नाम है, टैक्सेस में डिडक्शन हो रही है और मेरा डिपॉजिट हो रहा है, वो ठीक है, उसने मुझे हम्म, फॉर्म दे दिया। बट हम्म। मैं कैसे कंफर्म करूंगा या मुझे कैसे क्लियरेंस मिलेगी कि मेरा टैक्स डिडक्ट उसने किया भी था कि नहीं किया? सर फर्स्ट HMRC ऑफ यहाँ पे ऑल, कैसे सपोर्ट करते देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बात करें या अच्छा गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट को कैसे पता हैं? एज ए लगेगा? एम्प्लॉय पर्सन, एज ए एम्प्लॉय जो है वो कैसे कंसिडर करेगा कि वाकई मेरा डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास प्रूफ ये होता है कि आपके पास पे स्लिप्स होती है, ठीक है। आपको हर ठीक है। महीने पे स्लिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक्चुअली सबमिटेड होती है टू HMRC। मतलब वही ठीक पे है। HMRC को भी सबमिट हुई होती है, ठीक है। ठीक सेकंड है। ये होता है, जिस तरह आपका पाकिस्तान में हमारा FBR पे एक पोर्टल होता है, मालूमात समथिंग करके होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। MIS रिपोर्ट। हाँ, इसी तरह आपका सारांश आपका HMRC के पास अपना पोर्टल होता है, ठीक है। जी जी। वहां पे ये चीजें आपको अवेलेबल होती है कि आपका इस साल कितना टैक्स बना है। सेकेंडली, ठीक। आप HMRC से भी बाय फोन, बाय वेब चैट या कॉल करके आप उनसे ये P60 फॉर्म अपने लिए मंगवा सकते हैं कि भाई साहब, मेरे इस साल में कितनी ग्रॉस सैलरी आपके पास शो हो रही है और कितना टैक्स डिडक्टेड आपके पास शो हो रहा है। मतलब HMRC के पोर्टफोलियो में जो है मुझे वो नजर आ सकता है वहाँ पे कि जी, मैंने क्या डायरेक्शन का डिटेल की है? यस। चलें, सब मतलब मुझे दिखा देंगे आप या पता वो लग आगे जाएगा? जब हम आएंगे ना अच्छा अच्छा। कम्युनिटी साइड पे आएंगे, तो ये उधर हम ये पोर्टल्स वगैरह ये सारी चीजें ही हम देख रहे होते अगर आप हैं। मुझे 1 मिनट और दे दें, मेरा असल में कल भी सवाल था, मैं कल भी मैसेज कर रहा था कि आप सर आपने कल। जी क्वेश्चन करने का तरीका ये, आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, मैं आपका नाम जी। कॉल करूंगा और आप अपना क्वेश्चन जैसे भी पूछ रहे ऐसे ही आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी, पूछे। जी ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने कहना ये था कि कल एक भाईजान ने सवाल किया था कि फाइनेंसिंग अगर पाकिस्तान से UK में हो रही है फैमिली पर्पस के लिए, तो हाँ। उसमें फाइनेंस की कैसे जस्टिफिकेशन हम देंगे? मतलब एक जो है कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या किसी पर्सन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो कहता है कि ये मेरे फाइनेंस हो रहा है, फैमिली से मैं पैसे जो है ना अरेंज करवा रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरी इनकम में से HMRC से कहते नहीं ये आपकी तो इनकम है, तो मैं हम्म, कैसे जस्टिफाई करूंगा कि ये मेरी फाइनेंस ही बनती है? क्या मुझे उसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कुछ दिखाना पड़ेगा या कैसे? नहीं, आप एज अ इंडिविजुअल पर्सन की अगर बात कर रहे हो, तो अगर जी जी। आपको वाकई ऐसे कोई रेमिटेंस आ रही है, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते हो। लेकिन अगर आप शो, लेट्स से अगर आप पे इंक्वायरी खुल जाती है, HMRC आपका बैंक स्टेटमेंट गो थ्रू करता है और वो कहते हैं यार आपको हर महीने कांस्टेंट इनकम आ रही है, ये क्या चीज़ है, तो आप HMRC को ये कहोगे इन रिटर्न कि यार ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, मुझे घर से पैसे आ रहे हैं। अब HMRC ठीक है। उसको वेरीफाई कैसे कर सकती है? वो इस तरीके से, हम्म, अगर तो आप यहाँ पे आपकी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, HMRC के ठीक है। रिकॉर्ड में कि आप भाई आपकी कोई जॉब नहीं है, तो जारी बात है एक इंसान को रहने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। जी तो जी आप बिल्कुल। कर सकते हो, तो वहां से ये चीज वो क्लियर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वो किसी कंपनी से ना आ रहे हो, किसी कंपनी से अगर आपको मिलते हैं ना डायरेक्ट पैसे, तो एक सस्पिशियस एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है, भाई कंपनी से इसको आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। वो फिर HMRC पे डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस चीज की, ठीक है। नॉर्मली ठीक है। आपके बैंक स्टेटमेंट पे होता है, अगर वो उसमें वो आपसे पूछता है कि यार आपको कॉन्स्टेंटली एक अमाउंट रिसीव हो रही है, तो ये क्या चीज़ है, आप कह दे भाई ये तो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, मुझे अपनी जेब खर्च चलाने के लिए मैं पैसे मंगवाता हूँ घर से, ये वो है, तो वो बॉदर नहीं करते इस चीज को। जी ठीक है सर। थैंक यू। लेकिन ये हमेशा याद रखे कि HMRC बच्चा नहीं है, ठीक है, आप उसको बेवकूफ नहीं नहीं बना नहीं। सकते। जी जी, मेरा असल में यही था कि एक बात जाहिर आप, बात है कि क्लाइंट एक पूछता है हमसे, तो वो यही कहता है कि मतलब मेरा एक सवाल था पर्सनली कि मैं कैसे क्लियरेंस दूंगा कि मुझसे HMRC पूछ ले कि जी आप तो ठीक है ये अमाउंट आ रही है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपके पास एविडेंस होने चाहिए, आपके पास कोई स्लिप या चेक या कोई ऐसी चीज़ कि आप फाइनेंस कोई आपको कर रहे हैं, या कोई जाहिर आपका है एफिडेविट होनी आपको चाहिए। आपको जो पैसे भेज रहा होगा, ये आपको कोई वालिद जी वालदा जी। बहन या भाई ही जी जी। भेज रहा होगा ना। जी जी तो आप बिल्कुल। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, आप कहते हैं यार ये उसका ओके ओके। नंबर है, ये मेरा है। आप जी जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये चीज कंफर्म करा सकते हो कि मेरे बहन है, भाई है, या वालिद है, या वालदा है, बिल्कुल। पैसे आ जी रहे हैं। परफेक्ट सर।
जी सर, थैंक यू, यही जरूर। थैंक यू। अच्छा, हम बात करें ये सेंट्रल मैडम की। अब इसको मिला है P45 फॉर्म। अब P45 फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यार इसने जॉब छोड़ी है। अब जॉब इसने छोड़ी कहाँ है, वो ये है, ये आपको नजर आ रहा होगा, एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस। मतलब सेंट्रल मोहतरमा जो है काम कर रही थी आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड में, ये उसकी इंफॉर्मेशन थी। ठीक हो गया। यहाँ पे इसने जॉब छोड़ी है कब, लिविंग डेट, ये हमारी लिविंग डेट आ गई है, 14 जुलाई 2023 को इसने जॉब छोड़ी है। अभी हमारे करंट ईयर की ही मतलब वो है P45 फॉर्म है। अब इसने जॉब छोड़ी है 14 जुलाई 2023 को, मतलब यहाँ पे जो इसकी इनकम शो हो रही है 9198 पाउंड्स, ये वो इनकम है कि जो इसने अर्न की है फ्रॉम आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड से, फ्रॉम 1 अप्रैल या 6 अप्रैल 2023 से लेके 14 जुलाई 2023 तक उसने जो इनकम ली है अभी तक, तो वो कितनी है, इतनी इसको इनकम रिसीव हुई है, इतना ये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है। ठीक हो गया। अब अगर इसी को ही मैं अपनी इस टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर दूं, कौन सी टैक्स रिटर्न में, यही जो हम बना रहे हैं, हम लेट्स से कह रहे हैं कि भाई ये एक एक बंदा है जो करंटली जॉब कर रहा है इस कंपनी के साथ, और इस कंपनी से पूरे साल से इसने इतनी इनकम जनरेट की है, इतना टैक्स डिडक्ट हुआ इससे, इसको ही गाड़ी भी मिली थी जो कि इतना टैक्सेबल बेनिफिट था, और हम कहते हैं कि भाईजान ये ड्यूरिंग द ईयर एक जॉब छोड़ के भी आया है, और ये उसकी न्यू जॉब है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने सेकेंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमने P60 की इंफॉर्मेशन डाली है। P60 का मतलब है कि एट द टैक्स ईयर एंड ये बंदा इसी जगह पे ही जॉब कर रहा था। ठीक हो गया। और टैक्सेबल बेनिफिट भी जो इसको कार मिली है वो भी इसी कंपनी से मिली है, लेकिन एक जॉब ये छोड़ के आया है, तो इसलिए मुझे दूसरी एम्प्लॉयमेंट शो करानी पड़ेगी। तो मैं दोबारा ऐड न्यू सेक्शन करूंगा, इनने क्रिएट करूंगा जो कि मैं छोड़ के आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे अगेन एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा मेरे पास। एम्प्लॉयर नेम क्या है मेरे पास, आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड, ये मेरे पास ये आ गया। एम्प्लॉयर पे ही रेफरेंस आ गया, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ये ये एम्प्लॉयर पे ही रेफरेंस 419A836। ठीक हो गया। ये हमारा पे ही रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज करनी है जो कि हम इससे पहले एम्प्लॉयमेंट में नहीं की, वो ये है डेट ऑफ सजेशन। अब जाहिर बात हम ये जॉब छोड़ के आए हैं ना, अब HMRC को यहीं से पता लगता है कि जब आपने डेट ऑफ सजेशन डाली है, मतलब यहाँ पे इस दिन पे आप जॉब छोड़ चुके हो। ठीक है। अब P60 वाले में हमने डेट ऑफ सजेशन नहीं डाली थी, क्यों, क्योंकि वो हमारी ऑनगोइंग जॉब थी, टैक्स ईयर एंड तक हम उसी कंपनी में ही जॉब कर रहे थे। यहाँ पे हमने जॉब छोड़ी है 14 जुलाई 2023 को हमने जॉब छोड़ी थी, राइट। यस, 14 जुलाई 2023 को हमने जॉब छोड़ी थी। गुड, ये हमने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे अगेन वही चीज है, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट और यूके टैक्स टेकन ऑफ। हमारी इनकम कितनी थी और टैक्स कितना हमने पे किया। इनकम हमारी थी सर 919806, 9198.06, ये लिख दी। और टैक्स हमने कितना पे किया है, 1001 पाउंड का, 1001 का हमने टैक्स पे किया। ठीक हो गया। सेम जिस तरह हमने P60 की इंफॉर्मेशन डाली थी, सेम सारी चीजें वही डाली, नेम भी वही डाला है, पे रेफरेंस भी वही डाला है, सैलरी भी वही डाली है, टैक्स भी वही डाला है। सर एक चीज एडिशनल की है कि क्योंकि हमने जॉब छोड़ी है, तो डेट ऑफ सजेशन में मैंने डेट ऑफ सजेशन या डेट ऑफ लिविंग डेट मैंने डाल दी है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से सेव कर लूंगा। इसको मैंने यहाँ सेव किया, तो मेरे यहाँ पे सेकंड एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी जो कि ऑलरेडी मैं छोड़ चुका हूँ। अब मैं टैक्स कैलकुलेशन में जाऊंगा, तो मेरी सिनेरियो और डिफरेंट हो जाएगा।
अब ये आ गया पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स। अब ये 33,000 कैसे हो गई है? इसमें P60 की ग्रॉस सैलरी आ गई है और P45 की इनकम ऐड हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, टैक्सेबल बेनिफिट मेरा एग्जैक्ट वही आ गया जो मेरी P60 फॉर्म पे आ रहा था, जो मैं टैक्स ऑलरेडी पे, सॉरी, P11D पे जो हमें कार बेनिफिट मिलना था, ये वो आ गया। मेरी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम अभी इस पॉइंट एट टाइम पे कितनी होगी? £35,017 हो गई है। इसमें से अगेन एज यूजुअल मेरा पर्सनल लॉस लेस हो गया। मेरी इनकम कितनी हो गई है? £22,447। अगेन बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा हूँ, 37,700 मेरे बेसिक रेट बैंड है, उससे मेरी इनकम कम है। तमाम इनकम पे मेरा 20% टैक्स लगा, मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी £4,489। अब यहाँ पे मेरा आगे टैक्स डिडक्शन आ गई है। ठीक हो गया। पहले अगर आपको याद हो, हमारी P60 में जो हमारी टैक्स डिडक्शन थी वो कितनी थी? £2,321। लेकिन अभी हमारे £3,322 हो गई। क्यों? P60 प्लस P45 में भी तो मैंने टैक्स पे किया हुआ है ना। P45 में भी तो ये देखे ना, ये मैंने इनकम जनरेट की थी लेकिन मैं टैक्स भी तो साथ पे किया हुआ था ना। तो वो ये भी ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था मेरा, वो लेस करा दिया। अब £4,490 तकरीबन बनते, उससे टैक्स मैंने लेस किया। मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी इस पॉइंट एंड टाइम पे बनी है £1,167। ये मेरी टैक्स पेबल है। ठीक हो गया। जी समीर साहब। अच्छा, इसमें जिस जो पिछली एम्प्लॉयमेंट में आपने बताया कि हम P45 फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन अगर पिछली एम्प्लॉयमेंट में कोई बेनिफिट्स हैं तो उसके लिए हम कोई P11D फॉर्म भी होगा? यस। वो फिर आप लेट्स से आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन। अब आप कह रहे जो जॉब छोड़ के आए हो, अगर उसमें भी मुझे कोई बेनिफिट मिलता, राइट? जी जी बिल्कुल। तो आपको जो P11D मिलता ना, वो उसी दिन तक का मिलता जहां तक आपकी जॉब थी। ठीक हो, जारी बात पूरे साल तो नहीं रहे हैं ना। जिस तरह हमारे और गाड़ी का अगर 1600 टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है इस कंपनी में, चूंकि हमने 4-5 महीने काम किया, तो इधर शायद हमारा 500-600 टैक्सेबल बेनिफिट बनता है फिर। एक रफली बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपका यहीं पे आता है, कंपनी कार बेनिफिट। यहीं पे वो P11D की फिगर भी आप लिखते हैं। ठीक है। सही। थैंक नो इशू। जी सर। यहाँ तक इस पॉइंट इन टाइम तक एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये जो 3 फॉर्म हमने देखे, इसमें किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन? महमूद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी फिलहाल ठीक है, अभी ऐसे ही। चीजें क्लियर है? जी जी। जी, इमरान यूसुफ साहब। हम्म, सरान, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके। जी, ज्योति, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज? No, sir, understood. Thank you. जी समीर भाई पूछे। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका भी सेम इसी तरह ही फॉर्म्स बनते हैं? यस। हम्म। डायरेक्टर भी तो एम्प्लॉई होता है ना। अब वो तो सिर्फ डेजिग्नेशन डिफरेंट है, नेचर तो वो भी एम्प्लॉयमेंट ही है ना। अगर कोई ओनर्स हों जो कि पार्ट ऑफ डायरेक्टर भी हों? देखो, हम हमारी यूके में मेजोरिटी कंपनीज आपको ऐसे ही देखने को मिलती हैं कि जो डायरेक्टर होता है ना, वो नॉर्मली शेयर होल्डर भी होता है। ठीक है। तो लेट्स से एक कंपनी है, एबी ज्वेलरी लिमिटेड। सही है। अब ये कंपनी है, और जो इसका एम्प्लॉय है ना, हमारा नाम लेट्स से मैं मोहम्मद वकास, मैंने अपने नाम से फिलहाल बनाई हुई है। लेकिन लेट्स से मैं कहता हूँ मैं इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर जॉब भी करता हूँ। ठीक हो गया। और मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर भी हूँ 100%। सही हो गया। तो मैं कंपनी से सैलरी तो विड्रॉ कर रहा हूँ ना। तो जो सैलरी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल टैक्स रिटर्न में मेरी पर्सनल इनकम बन रही है।
तो ये मैं अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में जाहिर बात शो तो कराऊंगा, बेशक कंपनी मेरी हो। लेकिन हम वो अकाउंटिंग में एक वर्ड्स अक्सर पढ़ते हैं ना कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक हो गया? तो कंपनी के एक अलग लीगल स्टेटस है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा कंपनी से लीगली कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मैं उसका ओनर हूँ, उसके शेयर होल्डर हूँ, लेकिन उसके अपने मामला आते हैं, मेरे अपने। मैं उस कंपनी से एज अ सैलरी पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो सैलरी मेरी टैक्सेबल इनकम है, और उसको मैं अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में शो करवाऊंगा। राइट? अच्छा, जो कंपनी के ओनर्स अगर बाहर के हों, क्योंकि कई कंपनीज लोग रजिस्टर करते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट नहीं होते, तो वो डायरेक्टर के तौर पे आ सकते हैं। अब देखो, उसके लिए रेजिडेंसी स्टेटस आपको देखना होता है ना। ये मैं आप लोग के साथ आज इंशाल्लाह नोट्स शेयर करूंगा, ठीक हो गया? और नोट्स में मैं आपको पेज नंबर दिखा देता हूँ। ये आप लोग थोड़ा देखिएगा आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा वो। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। चूंकि ये एक स्टडी के नोट्स हैं, तो ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट जरूर करेंगे, लेकिन नॉलेज बेस्ड वाइज जाहिर बात है, इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जाहिर बात क्लास से ही आपको मिलेगा। इसमें आपको ये जो पेज नंबर पीडीएफ का है, अल्लाह भला करे, पेज नंबर फर्स्ट जो है ना पीडीएफ का, इसमें आपके पास ये जो यूके रेजिडेंट पर्सन जो है ना, यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई एक बंदा ऑटोमेटिक ओवरसीज कब कहलाया जाएगा, एक बंदा ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट कब कहलाया जाएगा। और अगर आप इन दोनों कंडीशंस में फॉल नहीं करते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ टाइज हैं। आपने देखने के आप कौन कौन से के लिए क्वालिफाई करते हैं, और नाउ आपने खुद पे ये एक प्रोसीजर अप्लाई करना है। इन शॉर्ट, सादा अल्फाज में आपको मैं ये बताता हूँ, अगर आपने यूके में 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजारा है ना, यूके में रहते हुए, बेशक आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो भाई आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाते हो, और आपको यूके और ओवरसीज तमाम इनकम पे यूके में टैक्स पे करना होगा। ठीक हो गया? अगर आपने लेस देन 15 डेज यूके में गुजारे, काम किया नहीं किया, डजेंट मैटर, आप यूके के रेजिडेंट नहीं कहलाए जाते हो। अगर आपने यूके में 1.5 महीना गुजारा है, लेकिन आप पिछले 3 सालों में यूके के रेजिडेंट कभी नहीं थे, ठीक हो गया, तब भी आप यूके के रेजिडेंट नहीं कहलाए जाओगे, और आपको यूके में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप कहते हो आपने यूके में 3 महीने गुजारे हैं, लेकिन आपकी जो फुल टाइम जॉब या मेन सोर्स ऑफ इनकम जॉब किया है ना, वो यूके में नहीं किसी और कंट्री में है, और आपने मोर देन 3 मंथ्स नहीं गुजारे यूके में, तब भी आप यूके के रेजिडेंट नहीं कहलाए जाओगे। ठीक हो गया? ये और हो गया। इन कई लोग जिस तरह बाहर से बैठे बैठे कंपनीज रजिस्टर कर लेते हैं, उसकी ओनरशिप भी होती है। हम्म। तो आप वो तो एक दिन भी नहीं जाते यूके, तो लेकिन उनकी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो वो रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। अब रेजिडेंट के लिए ये 3 पॉइंट है, ये आप देख लें। ठीक है? पहला पॉइंट क्या, अ पर्सन हु इज इन यूके फॉर 183 और मोर डेज, ठीक है, वो या यूके का ऑटोमेटिक रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अगर एक बंदे का इस पूरी कुल कायनात में एक घर है, और वो घर यूके में है, बेशक वो यूके में है या नहीं, वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। सही। ठीक? अ पर्सन हु कैरिड आउट फुल टाइम वर्क इन यूके, ठीक है, आपके फुल टाइम जॉब जो है वो यूके में है, तो आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाते हो। हम्म। ये इसकी मैं आपको बहुत एक मजे की एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक अदद क्लाइंट है, खेली उसने बहुत जबरदस्त गेम है गवर्नमेंट के साथ, बट गलत वो नहीं है। वो तकरीबन पिछले 2 साल से यूके में नहीं रह रहा। वो रह रहा है अबू धाबी में कि पता नहीं दुबई में, ठीक है, और उसका यूके में अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, ठीक है, होटल्स की चेन है। अब जब उसको पता लग गया, उसने साल से ज्यादा यूके से बाहर गुजार लिया, तो मतलब वो इस साल यूके का रेजिडेंट नहीं है टैक्स के लिए। ठीक है? तो वो उसने इस साल टैक्स नहीं जमा कराना। इस साल उसने अपनी कंपनी से तकरीबन 4 के 5 मिलियन पाउंड के डिविडेंड्स विड्रॉ किए। समझ आई? जी। क्यों? क्योंकि वो यूके का रेजिडेंट नहीं है, जब यूके का रेजिडेंट नहीं, तो यूके में टैक्स नहीं जमा कराएगा। हम्म। असल तो सर बात ही ये समझने वाली है ना, अब बातें ये समझने वाली जो आपने बताई है अभी।
अब देखो, अगर एक बंदा कंपनी से 3-4 मिलियन पाउंड डिविडेंड ले रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लो इस बंदे की कंपनी कितनी बड़ी होगी। ठीक है। सही। और और ये एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिसके पास पैसा होता है वो बेवकूफ नहीं होता। तो ये बंदा बेवकूफ नहीं था तभी इसने ये किया। अब ये अगर हर साल डिविडेंड विड्रॉ करता, लाख लाख, दो दो या एक एक मिलियन अगर डिविडेंड विड्रॉ करता, तो हर महीने डिविडेंड के रेट्स आपने देखे, चलो बाकियों से कम है लेकिन है तो ना अच्छे खासे। 9%, फिर 33%, फिर 39% टैक्स तो है ना। तो उसने क्या किया, कंपनी में पैसा जमा करता गया और एक ही बारी में सारे निकाल लिए, एज अ डिविडेंड निकाल ले लिए। तो अगर वो कोई अपनी कंपनी से बेनिफिट्स ले रहा है, या कोई इवन अगर सैलरी ले रहा है बाहर से बैठे हुए, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स तो डिडक्ट करके कंपनी देगी? उसके लिए तो देखो, उसके लिए तो सिंपल सी चीज है। अगर वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है ना, जाहिर बात है आपका एड्रेस यूके का होगा। सेकेंडली, आप अगर पेरोल पे रजिस्टर्ड हो, ठीक हो गया, आपको सैलरी तभी मिलती है यूके में लीगली जब आप कंपनी के पेरोल पे होते हैं। ठीक है। और पेरोल पे होने का मतलब है आप यूके में एम्प्लॉय हो। ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, फिर तो जारी बात है जो आपको सैलरी मिल रही है वो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यूके में, क्योंकि सही। कंपनी भी बेस्ड यूके में है। अब आपको उस कंपनी में जॉब मिली है, मतलब आप यूके में ही हो और आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी आपके पास है, मतलब आप यूके में काम कर रहे हो और आप इस कंपनी से सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, तो और आपका टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, वो तो आप चाहो या ना चाहो तो आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट होगा। वो जब हम पेरोल करेंगे ना, आप खुद ही देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, खुद ही टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है। पेरोल पे भी रजिस्टर करने का कोई क्राइटेरिया है? पेरोल पे रजिस्टर होने का क्राइटेरिया ये है कि आपकी कंपनी है या आपका बिजनेस है, और आपके पास अगर एम्प्लॉयज हैं तो आपको पेरोल के लिए रजिस्टर होना है। हम्म। सिंपल है, यही क्राइटेरिया, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी जिस तरह आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि वो बेस्ड इन दुबई या यूएई है, हाँ हाँ। और अगर वो वहां से सैलरी भी अपनी कंपनी से लेता है, तो? देखो, अब वो सिनेरियो ऐसा नहीं होता। वो मैं दोस्त नहीं थे, वो मैं खुद ही था एक्चुअली। मैं वर्क फ्रॉम होम यहाँ से काम किया है। सही। तकरीबन 2 साल और 8 महीने मैंने काम किया था। तो मैं उस कंपनी के पेरोल पे नहीं था, मतलब वो जो हर महीने पेरोल सबमिट करते हैं ना गवर्नमेंट को, उसमें हम्म। वकास नामी बंदा नहीं था। क्यों? हम्म। क्योंकि मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है यूके का कि वो मुझे लीगली एम्प्लॉय रख सके। ठीक है। और सेकंड, अगर वो मुझे लीगली एम्प्लॉय रखते तो मेरी सैलरी पर टैक्स भी लगता। although चलो हमारी सैलरी उतनी नहीं थी, टैक्स ब्रैकेट में ना आती, लेकिन स्टिल टैक्स हम्म। के लिए एलिजिबल होता मैं। ठीक हो गया। तो सही। बजाय इसके कि मेरा एम्प्लॉयर भी मेरी सैलरी पे टैक्स देता, मैं भी टैक्स देता, वो मुझे पेरोल पे ही नहीं रखते, हमें ऑफ द पेरोल रखते हैं, हमें एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं कि भाई ये एक थर्ड पार्टी है, इससे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, ओवरसीज है, और इसको मैं ये पेमेंट करता हूँ बस। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यूके टैक्स में ये नहीं होता कि आप अगर एक्सपेंस पे डिडक्शन नहीं कर रहे तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ये सब जैसे पाकिस्तान टैक्स में होता है? और क्या आप कह मतलब? रहे हैं जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ना, कि मैंने थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय कर दिया हाँ हाँ। फॉर द शॉर्ट पीरियड, तो हम्म। आपसे टैक्स अथॉरिटीज नहीं पूछेंगी कि आपने ये एक्सपेंस जो इनकर किया है इस पे आपने डिडक्शन क्यों नहीं की? मैम, वो होता है CIS कंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है यूके में। ठीक है। ओके। हाँ। अब देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचे। आपकी कंपनी लेट्स से पाकिस्तान में है, एक स्किल्ड बंदा आपको यूएस में मिल गया। अब लेट्स से कोई बड़ा कोई लेवल का ग्राफिक डिजाइनर है या कोई मार्केटिंग एजेंसी है उसकी, आपने उसको रख लिए, वो आपकी जगह मार्केटिंग कर रहा है, वो हर महीने आपको बिल भेजता है, आप उसको पेमेंट कर देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट आपसे क्या पूछ सकती है? भैया आपकी मर्जी, आप दुनिया में जहां से सर्विस लेना चाहो, जिस बंदे से सर्विस लेना चाहो, आपका अपना बिजनेस है, यू आर फ्री टू गो। ओके इट्स सर। इट्स जस्ट लाइक यूर सप्लायर, नथिंग एल्स। वो आपका एक वेंडर है। जिस तरह मैं अपनी फर्म के लिए मैं एक वेंडर था, कि मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और मैं उसको बिल कर दूं कि भाई मेरे इस महीने का इतना बिल बना है, मुझे पैसे दे दो उसके। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, आपने जैसे अभी एग्जांपल दिया था यूके का, कि कोई क्लाइंट था आपका जो यूके से इनकम जनरेट कर रहा था लेकिन यूके में टैक्स नहीं दे रहा था, वो खुद दुबई में बैठा है, तो उसने दुबई में तो टैक्स दिया होगा ना, 9% जो कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा है अब?
नहीं ना, देखें बात ऐसे नहीं है। वो बंदा है यूके का रेजिडेंट, नेशनल है, ठीक हो गया। लेकिन वो पिछले काफी सालों से यूके में ही बिजनेस कर, बल्कि काफी अरसे से कर रहा है। उसने, उसकी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, मतलब अच्छी खासी उसकी काफी सारी कंपनीज हैं। अब उसने क्या किया, टैक्स से बचने के लिए वो तकरीबन 1.5 साल से किसी और कंट्री में रह रहा है, ठीक है। तो अब है वो यूके का नेशनल ही, वो उसके स्टेटस में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन टैक्स के पर्सपेक्टिव से वो इस साल यूके का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब उसको इस साल यूके में टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि वो इस साल टैक्स यूके में रहा ही नहीं है। तो वो टैक्स नहीं पे करेगा, क्योंकि यूके में रहने के लिए आपके पास ये कंडीशंस है, ठीक है। कि आप क्या कहते हैं ना, 183 डेज से ज्यादा हो, या आपका ओनली होम घर पे हो, या आपकी जो फुल टाइम जॉब है वो यूके में हो। अब आप यूके में ही नहीं हो तो आपकी फुल टाइम जॉब यूके पे कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसने अपनी कंपनी से जब वो डिविडेंड्स विड्रॉ किए, तो उसकी एज अ पर्सनल कैपेसिटी में, एज अ शेयर होल्डर, जब वो अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जमा कराएगा, तो वो तो इस साल यूके का रेजिडेंट ही नहीं है, तो उसको यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत ही नहीं है। सर ये आप टैक्स ईयर 2024 की बात कर रहे हैं वैसे? ये मैं क्योंकि अभी, अब तो जो है, जी जी, क्योंकि अभी जो है ओईसीडी का अगेन पॉलिसी आ गई है पिलर 2 वाली, तो उसमें तो इनको एक स्टेट में तो टैक्स देना ही है। आप किस चीज की बात करो, ओसीडी क्या चीज है? ओईसीडी पिलर 2 जो है उसमें अब ये था कि काफी लोग ऐसे ही कर रहे थे कि टैक्स फ्री स्टेट में चले जा रहे थे जहां पे उनको टैक्स देना ना पड़े, आप और किस वहीं मुल्क से की बैठ बात के कर रहे हैं? बिजनेसेस कर रहे थे। ये आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? अ, ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्स की बात है कि इसमें सारे ग्लोबली एक पॉलिसी बनी हुई है पिलर 2। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि शायद ये यूके टैक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि नहीं। कवर तो ये उसमें भी होगा। उसमें अभी पाकिस्तान टैक्स भी आ गया है, यूएई भी आ गया है, जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली जो अ, टैक्स इवेजन कर रहे हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मुझे नहीं पता, या फिर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने ये चीज, आप जो बात करें, मैंने आज तक सुनी भी नहीं है। तो लिहाजा मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता इस वक्त पे कि ऐसा, क्योंकि ऐसा सिनेरियो फिलहाल तो ना कभी मैंने सुना है ना देखा है। आप जो सिनेरियो बता रही हैं, यूके का अपना टैक्स सिस्टम है, वो हाँ, अपने टैक्स हो सिस्टम के सकता है। मुताबिक चलते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ मैं यही जी कहूंगा कि या तो फिर मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक हो ना, चलो मुझे ना तो, लेकिन बंदे ने, अब हम एक इंडस्ट्री में रह रहे हैं, तो अगर ना भी पता हो, कम से कम ये चीज सुनी जरूर होती है, तो जाहिर बात है खुद को अप सर, टू डेट। ग्लोबल एंटी इरोजन के नाम से पॉलिसी बनी हुई है, ये मॉडल बना हुआ है पिलर 2 के नाम से, काफी फेमस हुआ है अब तो। चले आप ग्रुप में मैसेज, ये नेम भेजना, हम सर्च कर लेंगे, हमारी नॉलेज जी, में मैं इजाफा। लिंक शेयर कर दूंगी, नो इशू। जरूर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एनीवन, किसको आज के इस लेक्चर में ये जो 3 एम्प्लॉयमेंट्स हमने देखी हैं, 3 तरह की चीजें, उसको अपन, ये फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने में, या उसको अपने टैक्स रिटर्न में ऐड करने में, टैक्स कैलकुलेशन किस तरह हमारी हुई, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है, प्लीज यू कैन आस्क। ऑल गुड? चले गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो मैं आपको टैक्सेबल बेनिफिट्स बता रहा था, ये भी हम कवर करेंगे कि भाई किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको सीखना, क्योंकि अब प्रैक्टिकली उसका इतना यूजेज आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको तैयार मिल जाती है P11D से, बट स्टिल बैक एंड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैसे होता है। ये रेजिडेंसी स्टेटस वगैरह, ये भी मैं आपको टाइज वगैरह आपको बता दूंगा, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा पहले पेज पे। आप लोग खुद ही रीड आउट कर लें, नहीं तो मैं वैसे भी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू इसका दे दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये दो चीज़ें तो प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह। अगर टाइम बचा तो हम रेंटल इनकम साइड पे भी आएंगे कि अगर एक बंदे की रेंटल इनकम है, देन क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। ओके गैस, और ये तीनों फॉर्म्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, जो हमारा ग्रुप है यूके टैक्सेशन बैच 9 का, इसमें मैं शेयर भी कर दूंगा ये तीनों फॉर्म्स, तो आप लोग देख सकते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। ओके गैस, सी यू नेक्स्ट वेंसडे, सेम टाइम। तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।